गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। और आज बच्चों हमें 5th चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर नंबर 5th है, लेकिन मैनेजमेंट का दूसरा बच्चा है। मैनेजमेंट का दूसरा बच्चा है। और अगर हम अभी तक बात करें कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, तो एक बार आप मेरे को रिकॉल कराओगे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट, चौथा और पांचवा आ जाए ऑर्गेनाइज। ठीक है, टैगलाइन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और कोई नई टैगलाइन नहीं है, पहले भी हम इससे रूबरू हो चुके हैं। जब भी हमने प्लानिंग की बात करी थी तभी हमने इसका भी जिक्र किया था। ठीक है, प्लानिंग विदाउट एक्शन, यानी कि फर्स्ट बच्चे को परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन ये नहीं कर रहे जो अभी पढ़ने वाले हैं। एंड एक्शन, लेकिन या ऐसा हुआ आपने या डायरेक्टली आपने ये ही किया, पहले को भूल गए। एक्शन विदाउट प्लानिंग बोथ विल प्रोवाइड फेलियर। काम करना भी है, सोच समझ के करना है। ठीक है ना, पहले सोच समझना है कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं। पहले इन बातों के जवाब चाहिए आपको, इन सवालों के जवाब चाहिए आपको। देन उसके अकॉर्डिंग जो आप वहां पे डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। कह रहे आफ्टर द प्लान्स हैव बीन ड्रॉन, जैसे हम क्या बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। ठीक है, द सेकेंड इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अभी उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल एक बुलेट और देखो, द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज, सॉरी सही बोल रहा था, कोई बात नहीं। द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। कह रहे किसी भी एक एंटरप्राइज, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज होती है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इन सच अ मैनर दैट प्लान्स कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ताकि हम अपने प्लान्स को बखूबी क्या कर सके, इम्प्लीमेंट। बच्चों कभी भी आप शायद मेरे केस में तो मतलब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे केस में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी आप नॉर्मली लड़कों के रूम में जाके देखना और लड़कियों के रूम में जाके देखना, तो क्या कुछ डिफरेंस मिलता है क्या? किसका रूम अच्छे से अरेंज मिलता है, ऑर्गेनाइज मिलता है? किसका, लड़कियों का। और लड़कों का रूम बड़ा मैसी सा हुआ रहता है। हाँ जी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से सुना है कि लड़कियों के हॉस्टल में खासकर उनका रूम तो बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन हॉस्टल वाला जो रूम होता है उनका वो बहुत अच्छे से, आजकल लड़कियां मैनेज नहीं करके चलती है इधर उधर। तो कह रहे लड़कों के हॉस्टल में देख लिया तो आपको चक्कर ही आ जाएंगे कि पता ही नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है ना, कपड़े कहाँ पे पड़े हैं, कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, मतलब कहीं रखी कहाँ है, फेंक रखी है, वो वहीं पे पड़ी रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ऐसे रायता फैलाना अच्छा है या इसको समेट लेना अच्छा है? समेट लेना अच्छा है ना। बिकॉज ठीक है यार, आपको पता है कि लड़कों के केस में कि तुमने कहाँ फेंकी है तो वहां से मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी और टाइम तो वेस्ट हो गई ना। चलो बच्चों, इसी एग्जाम्पल के सहारे आपको ऑर्गेनाइजिंग समझाता हूँ, और इसमें और बड़े सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। बच्चों हमने प्लान ड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, प्लान ड्रॉ कर लिया। एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, मैंने यहाँ पे ना देखो 4 बुलेट लिखे हैं ऊपर के, और चारों में ना, चारों में लगभग लगभग डेफिनेशन की बात की है मैंने। किसकी बात की है, मतलब ऐसे मान के चलो आप, चारों बुलेट अपने आप में एक एक क्या है, डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन किया है।
इनमें से कुछ थोड़ा टिपिकल है, जिनको थोड़ा समझने में हमें टाइम अच्छा खासा अलॉट करना पड़ेगा, तो तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। कुछ ऐसी डेफिनेशन है जिनको थोड़े से एफर्ट्स के बाद हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इन भले ही ये 4 बुलेट लिखे हो और इनके अंदर शब्द अलग अलग हो, लेकिन आत्मा एक ही है, यानी कि कॉन्सेप्ट एक ही है। अल्टीमेटली जब मैं आपको चारों बुलेट में जो अलग अलग डेफिनेशंस है वो पढ़ा चुका हूँगा, तो आपको ये रियलाइज होगा कि भले ही शब्द अलग अलग आ रहे हो, तरीका अलग अलग आ रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है बैक एंड में जो वो समझाना चाहता है, ठीक है। तो बच्चों पहले फर्स्ट वाली से नहीं शुरू करेंगे हम, सेकंड वाली से नहीं शुरू करेंगे, थर्ड वाली से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसको समझने में काफी आसानी होगी। तो भैया सबसे पहले इसको ही देते हैं ना? नहीं बच्चों, उसका भी एक रीजन है, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले थर्ड वाली जो डेफिनेशन है ना, उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो जस्ट एफर्ट ही डाल सकता हूँ, है ना, मैं कहाँ आपको समझा सकता हूँ, मेरी कहाँ इतनी औकात की मैं आपको समझाऊं। हाँ जी, आप तो पहले ही स्मार्ट बच्चे हो। हाँ जी, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ चढ़ा दो मैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या नमन भैया कुछ बताया तो है नहीं, आपने सीधा डेफिनेशन पढ़ाना चालू। एक बार ही हल्का सा इसका एक एक वर्ड को आप अपने माइंड में, है ना, एक बार रिटेन कर लो कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल इतने दूंगा कि आप भी बोलोगे कि बस रुक जाओ अभी आगे पढ़ा दो हमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। बच्चों अगर आपको याद हो, जब हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी थी, तो पहले तो ये बता दो मेरे को कि प्लानिंग कितने स्टेप प्रोसेस होती है? 7 स्टेप प्रोसेस होती है, और ओवरऑल उसमें कितनी हेडिंग होती है? 9 हेडिंग होती है। ऐसे कैसे, जब 7 स्टेप होते हैं 9 हेडिंग कैसे? अरे नमन भैया वो क्या है ना कि वो जो सेकंड स्टेप है ना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके अंदर भी 2 हेडिंग है, इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। अच्छा, तो एक बार आप मेरे को रिकॉल कराओगे? फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, वो 2 होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देन थर्ड क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्या है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। एंड द फिफ्थ वन इज सेलेक्टिंग द प्लान, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये क्या बोले यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई मतलब किसी भी वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें करना क्या है। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी कुछ रियलाइजेशन हो रहा हो, आपके मन में थोड़ी सी भी सुरसुराहट हो रही हो, तो आपको ये समझेगा कि भले ही ये बोल किस में रहा है ये चीज कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन में, लेकिन बच्चों ये काम हम कर ही कहां पे चुके हैं? प्लानिंग में कर कहां पे चुके हैं? और ये आज कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने जब प्लानिंग प्रोसेस बताई थी तो मैंने यही बोला था कि बेटा प्लानिंग प्रोसेस खत्म नहीं होती, देन क्या स्टार्ट हो जाती है? उसी में ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आज आपको उस बात का मतलब समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही क्या स्टार्ट हो जाती है? ऑर्गेनाइजिंग। और तभी इसने अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट की ना, इसने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले शुरुआत ही इसने कहां से की? प्लानिंग से। किससे की? और मैंने आपको, अगर आपको याद भी होगा, तो मैंने ये भी बोला था आपको कि प्लानिंग जस्ट हम केवल वहां पे प्लान सेट नहीं करते फिर उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, है ना। अगर लास्ट वाले स्टेप में देखोगे तो आप फॉलो अप भी करते। क्या करते हैं? और वो जो फॉलो अप है वो किसकी बात करता है? कंट्रोलिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? यानी कि प्लानिंग की प्रोसेस में इटसेल्फ वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग की भी बात करता है और कंट्रोलिंग की भी बात करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने करना क्या है, और जबकि ये सारा काम हम किसमें कर चुके हैं? इसमें एक चीज होती है, एक एडिशनल चीज होती है, वो अभी इस डेफिनेशन में समझ में नहीं आएगी आपको, वो जब मैं आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि वो एक क्या चीज, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पे वो, ठीक है। अभी इतना ही समझ के चलो कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? चलो मैंने आइडेंटिफाई किया,
बच्चों अपने को लेट सपोज एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना। आज के सिनेरियो में बोले तो हमें कोई एक वेंचर डालना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, कोई भी वेंचर को डालने के लिए क्या हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है? हमें क्या करनी होती है? मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। से यस और नो? अच्छा, जैसे कि आप मेरे को बता सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी अपने को, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करो। हाँ जी, वेरी गुड, बोलो ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। एक्टिविटीज बताओ, वैसे एक्टिविटीज पूछ रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे? रिसोर्सेज अरेंज करेंगे। रिसोर्सेज अरेंज करने से पहले भी एक बैकएंड में कुछ होगा। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में हमें कस्टमर की चाहत क्या, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको बेसिकली क्या मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल सकता हूँ क्या? कि सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ टारगेट कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। क्या करना होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस और नो? अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? हम अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल क्या करेंगे? परचेज करेंगे। यस और नो? अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, देन उसकी क्या होगी? प्रोडक्शन होगी, है ना। फिर वो हमारे वेयर हाउस में स्टोर होगा, देन उसकी क्या होगी? सेल होगी। और ये काम को करने के लिए हमें मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो ना, मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है कि नहीं की जा रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, मेरे को बच्चों एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या करना है? मेरे को मार्केटिंग कैंपेन चलाने हैं, और मेरे को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने हैं, और मेरे को ये देखना है कि मेरे को कौन से सेलिब्रिटी से क्या कराना है, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करानी है। आपको क्या लगता है जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बोली, अभी ध्यान से सुनो, थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करता हूं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोले ना, बहुत सारी चीजें बोली, अगर मैं उनको अभी जो चीज बोल रहा हूं उनके कंपैरिजन में अगर मैं उनको फंक्शन बोलूं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोले, क्या क्या, वो परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अगर मैं उनको फंक्शंस बोलूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? फंक्शंस फंक्शंस मतलब ऐसे मत समझना, फंक्शंस तो जैसे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फंक्शंस मतलब बड़े काम, जो बेसिकली जैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे मेरे को कौन से काम परफॉर्म करने हैं, यही करने हैं ना। यस और नो? यानी कि चलो फंक्शन ना बोलो, डिपार्टमेंट बोल दूं क्या? अभी समझ में आता आपको, है ना। वो दोनों एक ही बात है, डिपार्टमेंट बोलो क्या, फंक्शन बोलो, कि भाई हमारा एक फंक्शन ये है, एक मार्केटिंग फंक्शन है हमारा, एक प्रोडक्शन फंक्शन है, एक सेल्स फंक्शन है, या डिपार्टमेंट बोलो, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भैया पहले तो तुमने एक्टिविटी बोला था, बच्चों जब एक्टिविटी बोला था, लेकिन अभी मैं उसके रिगार्डिंग कुछ उसके कंटेक्स्ट में कुछ और भी बोल रहा हूँ। जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाओगे कि जो मैंने पहले वाला बोला उसको या तो हमें डिपार्टमेंट बोलना पड़ेगा, तो फंक्शन बोलना पड़ेगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उन्हें हमें एक्टिविटी बोलना पड़ेगा, और आपको समझ में आएगी ये बात। मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए आपको कि जैसे मेरे को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने हैं, मेरे को मार्केटिंग कैंपेन रन कराने हैं, मेरे को ये देखना है, ये सेलेक्ट करना है कि किस सेलिब्रिटी को मेरे को सेलेक्ट करना है ताकि मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, ठीक है ना। अच्छा, इन सारी ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, इनको मैं अगर एक्टिविटी बोलूं तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, बिकॉज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मार्केटिंग एक क्या है? फंक्शन है। मार्केटिंग एक क्या है? डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग एक क्या है? फंक्शन है। मार्केटिंग एक क्या है? डिपार्टमेंट है। और ये उसकी क्या है? ये उसकी क्या है? ये उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, ये उस फंक्शन की एक्टिविटी है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, इन सबको आप इकट्ठा करके एक जगह करोगे कि अलग अलग स्कैटर कर दोगे? एक जगह करोगे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दोगे? बोलो ना, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दोगे? किसी एक बंदे को, उस बंदे का नाम क्या होगा? मैनेजर। कौन सा मैनेजर? वेरी गुड, बोलते जाओ, आगे बोलो, बस एक वर्ड और बोलना है, कौन? वेरी गुड, मार्केटिंग मैनेजर। कौन सा मैनेजर?
अभी आपको ये थोड़ा फ्लो समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ? वापस से एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, हमें क्या करना है? रॉ मटेरियल परचेज करना है। हमें क्या करना है? रॉ मटेरियल परचेज करना है। लेट्स सपोज ये हम शर्ट बनाते हैं, ठीक है ना? ये शर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? फैब्रिक चाहिए, बटन्स चाहिए हमें, और थ्रेड चाहिए। क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए। आई थिंक कुछ और तो शायद चाहिए नहीं, ठीक है ना? एक और चीज चाहिए हो सकती है, इसके अंदर कुछ वो लगती है, कुछ टेप टाइप की लगती है जिससे थोड़ी हार्ड हो जाती है, कॉलर वगैरह में यहाँ लगती है। तो मान लीजिए 4 हमें कंपोनेंट चाहिए इस शर्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना? से यस और नो? ये 4 अलग, मतलब बेसिकली 4 मैंने एक्टिविटी बोल सकता हूँ। एक ही सप्लायर से तो हम लेंगे नहीं, फैब्रिक वाला सप्लायर अलग होगा, थ्रेड वाला सप्लायर अलग होगा, बटन वाला सप्लायर अलग होगा, और वो जो टेप जो बेचता है बंदा, जो सप्लायर, वो अलग होगा, ठीक है ना? ये 4 एक्टिविटी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चारों एक्टिविटी अलग अलग नेचर की है या एक ही नेचर की है, सिमिलर नेचर की है? सिमिलर नेचर की, बिकॉज ये क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनमें से कुछ एक्टिविटी आप किसी डिपार्टमेंट में डालोगे और कुछ एक्टिविटी किसी डिपार्टमेंट में डालोगे, सारी की सारी एक्टिविटी एक ही डिपार्टमेंट में डालोगे? एक ही डिपार्टमेंट में डालोगे? अलग अलग में डालोगे? एक ही में डालोगे? एक ही में डालोगे कि अलग अलग में? एक में डालोगे। वेरी गुड। किस में डालोगे? कौन है? प्रोडक्शन में, परचेज डिपार्टमेंट में। क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्शन की बात नहीं करी, मैंने खरीदी करने की बात करी है। तो इनको आप, इन सारी एक्टिविटीज को एक जगह इकट्ठा करोगे ना? हाँ बोलो ना। अच्छा, और ये सारी एक्टिविटी को एक जगह इकट्ठा करके आप प्रॉपर उसे क्या करोगे? एक बंदे को सौंपोगे कि ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी है। और ये किसको मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उस बंदे का नाम क्या होगा? कौन सा मैनेजर? परचेज मैनेजर बेटा। कौन सा मैनेजर? परचेज। अच्छा, बात समझ में आ रही? अच्छा, तुम मेरे को तुम पैसा ले जा रहे हो, है ना? कभी कभी पैसा लाके भी देते हो, ठीक है ना? हम पैसा मशीनरी में लगा रहे हैं, कभी कभी मशीनरी को बेच करके स्क्रैप में हमें उससे रियलाइजेशन होता है, हमारे कस्टमर से मिल रहा है, हमारे डेटर से मिल रहा है, ठीक है ना? कस्टमर मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ जिसको हम कैश सेल कर रहे हैं, डेटर वो जिसको हमने उधार पे सेल किया था। पैसा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है ना? हमें बेसिकली क्या करना है? ये जो सारी एक्टिविटीज है, क्या ये एक्टिविटीज को आपको मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर डालनी चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डालनी? वो डिपार्टमेंट कौन होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप किसको दोगे? फाइनेंस मैनेजर को दोगे। किसको दोगे? अच्छा, क्या केवल यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है किसी स्टार्टअप को, किसी वेंचर को डालने के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए और भी एक्टिविटीज होती है? 3-4 मैंने बताई, 2-3 आप बता दो। सेल्स की बात करते हैं। हाँ जी, आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है ना? कितने रेट पे बेचना है, ठीक है ना? ये आपको जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है आपका, है ना, वो बता के देगा कि इतनी कॉस्ट आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ये देखना है कि सेल्स डिपार्टमेंट ने कि कब कब आपको सेल इंक्रीज करनी है और कब कब आपको अपने प्रोडक्ट को मतलब बराबर रेट पे बेचना है। इंक्रीज करेंगे तो शायद रेट कम करने पड़ सकते हैं, बराबर रेट पे बेचोगे तो आपकी मार्केट में डिमांड आ ही रही होगी। कहने का मतलब ये है कि सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो आप कहाँ पे इकट्ठा करोगे? सेल्स डिपार्टमेंट में। या उसकी कुछ एक्टिविटी परचेज वाले को दे दोगे? अगर चलो चलो परचेज वाले को दे भी दी तो फिर क्या होगा? एक तो उसको वो काम करना, और दूसरा उसका कोई उससे मतलब है नहीं, ठीक है ना? सारी एक्टिविटीज आपने स्कैटर कर दी इधर उधर, मतलब सिमिलर नेचर की एक्टिविटी आपने क्या कर दी? स्कैटर कर दी। तो फायदा क्या हुआ ना? फिर तो आपने वो मैसी बना दिया ना बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे लड़के का रूम हो किसी का, ठीक है ना? कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा ना कि जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, है ना? अगर आपको लड़की जैसा रूम बनाना है जहाँ पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो, है ना, तरीके से लगी हुई हो, पता क्या है, मेरी बहन मेरी जान खा देगी अगर कोई भी उस पर एक सामान इधर से उधर कर दिया, ठीक है? जहाँ पे जो लगा हुआ है मेरे को भी वही आदत है, ठीक है ना? मेरा सामान जहाँ पे लगा हुआ है मुझे वहीं पे चाहिए, गुस्सा आ जाएगा वरना, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो आप मेरे को बताओ, जो जिस लेवल की एक्टिविटी है, जिस नेचर की एक्टिविटी है, उसे अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूं, उसे एक जगह हम प्लेस करेंगे या स्कैटर करके रखेंगे?
अगले वाला वर्ड देखना क्या लिखा है, वापस से पहले पूरी लाइन पढ़ता हूँ और फिर खासा ध्यान देता हूँ किसके ऊपर, जो अगले वाला वर्ड है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। यार आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो, जब यही नहीं पता कि करना तो करोगे क्या, मुझे ये नहीं पता कि टारगेट क्या है तो हिट किसे करोगे। तो इसलिए इसने कहां से ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन भी स्टार्ट की, प्लानिंग से। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये प्रोसेस है, एक्टिविटी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक्टिविटी नहीं है। अब भैया ये क्या बात हुई, अरे एक्टिविटी होती है वन टाइम, क्या होती है, प्रोसेस होती है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। एंड फिर क्या लिखा है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। बताओ ये करना जरूरी है कि नहीं है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सेल परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो कैश है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ये सब फाइनेंस मैनेजर संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है, और उसकी टीम, उसकी टीम। वो अकेला बंदा तो होगा नहीं, उसकी टीम लगी हुई होगी प्रॉपर। अच्छा, इन सब का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना होता हमें, काहे करे रिकॉर्ड मेंटेन, बोलो ना, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है, करना है भैया, अकाउंटेंसी में ऐसे कोई ना पढ़ रहे। ठीक है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है। हमें ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है एट द एंड, कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमें ये पता लगाना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, यस और नो, क्या हमारी कंपनी ग्रो कर रही है क्या नहीं कर रही है। और भी हमें अकाउंटिंग अगर हम करेंगे तो हमें और भी बहुत सारा डेटा मिलेगा, जैसे कि किस महीने में हमारी ज्यादा सेल होती है, किसमें कम होती है। तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे कि भाई जिस महीने में कम सेल हो रही है उसकी उस महीने में हम ना ये डेटा किसको देंगे, सेल्स वाले को देंगे। किसको देंगे, सेल्स वाला कुछ पॉलिसीज बनाएगा ताकि सेल्स को क्या कर सके उस महीने में, बूस्ट अप कर सके। तो यस और नो बच्चों, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो ये क्या फाइनेंस मैनेजर ही करेगा ये अकाउंटिंग का काम, बोलो देखो चलो, सही बोल रहे हो आप, लेकिन एक हद तक सही बोल रहे हो। अगर कोई छोटी कंपनी होगी तो मे बी वहां पे फंड्स को मैनेज करने का काम और अकाउंटिंग का काम एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन बड़ी कंपनीज में बच्चों ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आप क्या करोगे ना, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, कभी भी सिंगल बंदे को आप कैश हैंडल करने के लिए दे दोगे, और बड़े सारे फ्रॉड मैंने पकड़े हैं ऐसे, है ना, जब मैंने कुछ लिस्टेड कंपनीज में क्या किए है, ऑडिट किए है, तो वहां पे मैंने कुछ फ्रॉड पकड़े हैं। उसको बताता हूँ क्या बोलते हैं, उसको टीमिंग एंड लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीमिंग एंड लैडिंग। अभी बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब भी बच्चों आप एक ही बंदे को कैश हैंडल करने के लिए दोगे और उसी बंदे को अकाउंटिंग करने के लिए दोगे, मतलब कैश भी उसी के पास है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वही लिखता है, तो बच्चों पक्की पक्की बात है, कभी ना कभी, कभी ना कभी, जब भी उसका मतलब ऐसा ईमान खो देगा ना वो अपना, कभी भी क्या करेगा ना, जब भी उसका दिल आ जाएगा तो वो फ्रॉड करेगा। क्या करेगा, बताओ कैसे, बता सकते हो आप। कैश भी अपने पास है, एंट्री घुमाने का काम किसका है, उसका। कैश किसके पास है, जैसे मनाएगी एंट्री वैसे घुमाएगा। अकाउंट्स के आप पूरे मतलब नॉलेज रखते हो, देवी और देवता हो अकाउंट्स के, तो इतनी तो बात समझ में आती होगी कि फ्रॉड कैसे होएगा। तो कभी भी बच्चों ये हमेशा याद रखना, कभी भी तुम देखना, कभी ऐसे कोई एनजीओ में कोई कमेटी होती है ना, मतलब कोई मंदिर वगैरह की या मस्जिद की कमेटी होती है, तो उनमें भी बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके की चीजें होती है कि आपको जो बेसिकली जो कैश हैंडल करता है और जो अकाउंट्स राइट करता है, होना ये चाहिए कि दोनों बंदे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हाँ, अगर किसी बंदे की इंटेंशंस प्योर नहीं है ना, तो वो क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टीमिंग एंड लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब टीमिंग एंड लैडिंग, थोड़ा और भी जाके सर्च करना, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे बच्चों ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरा प्रैक्टिकल, मैंने ना एक कंपनी के अंदर ये फ्रॉड पकड़ा था, जब मैं एक आर्टिकलशिप में था, अपने अपने मतलब आर्टिकलशिप के दौरान एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उस टाइम पे मैंने ये फ्रॉड पकड़ा था। कैसे, एक बंदा था बच्चों, और लेट सपोज मिस्टर एक्स था, और यही बंदा क्या करता था,
देखो ऑर्गेनाइजिंग समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ऑर्गेनाइजिंग को बहुत जल्दी भी खत्म कर देते चैप्टर को, लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं है। एक बार आप समझ लो कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। आपको डेफिनेशन अगर समझेगा ना ऑर्गेनाइजिंग की, भले ही मेरे क्लास 2 लगे इसमें 3 लगे, आगे का चैप्टर इतना मक्खन मलाई हो जाएगा कि तुम्हें मेरा नेचर पता ही है कि मैं इतने पहले ही क्रैक कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को, कि आगे के कॉन्सेप्ट बच्चा अगर अपने आप भी पढ़ता है ना तो उसे समझ में आ जाता है। मेरे लिए तो फिर रस्म पूरी करनी हो जाती है ना। फंडामेंटल्स पे क्या लगाओ, बहुत ज्यादा टाइम लगाओ, बिल्डिंग उसके ऊपर हम बहुत तेजी स्पीड से बना लेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के चलना बच्चों। और ये मिस्टर एक्स क्या भी करता था, कैश भी हैंडल करता था, ठीक है ना, और ये बुक्स भी राइट करता था, बुक्स राइटिंग, यानी कि अकाउंटिंग भी यही बंदा करता था, ठीक है। अब इसके पास एक कस्टमर आया, है ना, कंपनी के अंदर एक कस्टमर आया, और वो कस्टमर क्या करता था बेसिकली, ये कस्टमर ना हर महीने की, मतलब इनका फिक्स था, ये हर महीने 20 लाख रुपए का ऑर्डर देता था। जैसे आज इसने क्या किया, 20 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। बात समझ में आ रही है बच्चों। और 20 लाख रुपए का इसने ऑर्डर दिया एवरी मंथ, मतलब हर महीने देता है। और कैश में होती थी पेमेंट, किसमें होती थी पेमेंट, जैसे ही ऑर्डर क्या हो गया, डिलीवर हो गया, वैसे ही कैश में कंपनी को क्या आ जाती थी, पेमेंट आ जाती थी। लेकिन कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वीक थे, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वीक थे। इंटरनल कंट्रोल वीक क्या थे बच्चों, थोड़ा सा क्या होता है ना बेसिकली, कि बोलना तो मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी चलो समझाने के लिए आपको जस्ट एग्जांपल पर्पस से बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ और मैं बंदे की डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, तो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनली वो सही नहीं है बताना, ऐसा डिस्क्लोज करना, कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक कोई चीज होती है ना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझो, और ऐसे समझना कि आप शायद आपके किसी ना किसी चैप्टर में ये केस स्टडी ऐसे मान के चलो कि आपके एग्जाम में छपेगी, वो इतनी बड़ी कहानी सी बताता है ना, तो ये बस वही केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंपनी, बहुत सारे एंटिटी ऐसी होती है, और ज्यादातर एंटिटी यही होती है कि कच्चे में भी काम होता है और पक्के में भी काम होता है। तुम्हें समझेगा मैंने क्या बोला, कच्चे में भी काम होता है और पक्के में भी काम होता है। पक्के में काम का मतलब है कि उस पर बराबर से टैक्स गया होगा। अगर कोई बंदा समझ के चलना, अगर 20% अगर वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो 20% एक्टिविटीज अगर वो पक्के में कर रहा है ना, तो समझो बाकी की जो 80% एक्टिविटीज है वो कच्चे में ही चल रही है। कच्चे में मतलब कैश में, ठीक है ना। जो 20% एक्टिविटीज है वो तो किस में चल रही है, बैंक से चल रही है, किससे चल रही है, और बाकी 80% एक्टिविटीज कैश में चल रही है, किस में चल रही है, ताकि क्या ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड इन द सेंस बैंकिंग टर्म्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो कंपनी के अंदर ना अलग ही रिकॉर्ड चल रहे होते हैं, बिल्कुल पता, नंबर 1 के जो खाते होते हैं वो अलग बनते हैं बिल्कुल, और जो जिस पे टैक्स नहीं गया होता है ना, वो बिल्कुल जो कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है वो सेपरेट बिल्कुल क्या होता है, वो अलग ही रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उनके डिपार्टमेंट ही अलग है बिल्कुल, ठीक है ना, और उनका उनसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटी चल रही होती है। तो जैसे आप लोग भी कभी कभी आपके पापा भी ऐसे करते होंगे कि जो बैंक में पैसा वही लेते हैं जो बहुत जरूरी है बस, बाकी कस्टमर को ये बोल देते हैं ओए भाई हम लेते नहीं। बहुत सारे लोगों ने, तो मैंने बुढ़ाना में ये देखा है, बहुत सारे लोगों ने पोस्टर लगा के रखे हैं, हमारे यहाँ पे बैंक से भुगतान की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे है ना। तो सीधा सीधा समझ में आता है यार, है ना। अभी कॉमर्स के स्टूडेंट आप हो, है ना, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के स्टूडेंट आप हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा पोस्टर क्यों लगा होगा, ठीक है ना। बिकॉज बिजनेस एक बहुत बड़े स्केल पे चल रहा होगा, सारी एक्टिविटीज को अगर हम बैंकिंग चैनल से दिखा देंगे तो क्या देना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स वाई वो ऐसा पोस्टर लगा के रखते हैं, ठीक है ना, ताकि कैश का बिल्कुल अलग ही रिकॉर्ड रहे। तो अब ये जो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आप एक सवाल पूछोगे कि भैया बैंक से होना चाहिए ना ट्रांजेक्शन, तो डायरेक्ट कंपनी के खाते में पैसा आएगा। तो इसका मैंने रीजन बताया कि बिकॉज कंपनी के इंटरनल कंट्रोल भी वीक ने, कंपनी ने खुद ही कुछ एक सेगमेंट अलग रखा है कैश वाला, और वो जो बैंक से हो रहा है वो अलग चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 20 लाख रुपए की पेमेंट आ गई कैश, ठीक है। अब हुआ यूं, यही बंदा क्या करता है, कैश हैंडल करता है, कैश इसके पास आ गया, और यही बंदा क्या करता है, बुक्स राइटिंग करता है, अकाउंटिंग भी यही बंदा करता है। ये एंट्री घुमा रहा था, ये एंट्री कैसे घुमा रहा था, ध्यान से सुनो। ये जो कैश सेल हुई है, आपको तो लगेगा ना क्या 11th क्लास का एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो ये बंदा कितना पैसा बना रहा था कैसे। ये एक्चुअल में है तो कैश सेल,
लेकिन यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा, जस्ट एक हल्की सी एंट्री घुमानी पड़ेगी। कैश सेल की जगह इसको कर दो आप क्रेडिट सेल। क्या कर दो? क्रेडिट सेल की एंट्री डाल दो। एक्चुअल में हुआ क्या है, आज सेल हो गई, आज पैसा आ गया, बिकॉज कैश भी इसके पास ही है और अकाउंटिंग भी इसी के पास है, अकाउंटिंग भी यही करता है। तो इसने ना एंट्री ये ना डाल करके इसने ये एंट्री ना डाल करके इसने क्या डाली, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20 लाख। शायद आप समझ गए होंगे। देखो, होने को हुआ कुछ नहीं और होने को हो सब कुछ गया, और छोटू सा कॉन्सेप्ट है ना। ये बात अगर मैं 11th वालों को बताऊं तो शायद उन्हें ना समझ में आए, वो बच्चे नादान होते हैं, है ना। वो लाइटली लेके आए होते हैं अकाउंटिंग को, जर्नल एंट्री को। यही नहीं आया तो बेटा सारा पूरा अकाउंटिंग ही नहीं आया। आपको गेम प्लान ही नहीं करना है आगे कि गेम प्लान क्या होता है, गेम प्ले कैसे करते हैं लोग। वैसे देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि हुआ कुछ नहीं। क्यों हुआ कुछ नहीं? बिकॉज सेल्स होनी थी, सेल्स यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी बुक्स में तो रिकॉर्ड हो गई ना सेल्स, सेल्स और वाकई में सेल्स हुई भी है। लेकिन बस बस जो फर्क पड़ा ना, वो फर्क कहाँ पे पड़ा कि एक्चुअल में कंपनी में आज पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा ना आकर के जो कैश वाली एसेट जनरेट होनी चाहिए थी, वो करंट एसेट ही जनरेट हुई, लेकिन डेटा की फॉर्म में हुई। किसकी फॉर्म में हुई? और ये बंदा हर एक बारी क्या करता है, हर एक महीने में 20 लाख का ऑर्डर क्या करता है, हमारे से 20 लाख की परचेजिंग करता है, 20 लाख का माल उठाता है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो पहले महीने की बात है। अब कंपनी के एक्चुअल में तो पैसा आ गया, लेकिन आया नहीं पैसा कंपनी में। वो किसके पास चला गया पैसा? जो वो बंदा हैंडल कर रहा था। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों काम यही संभाल रहा है। काश बुक्स कोई और बंदा लिखता, कैश किसी और के पास होता, तो इसका जवाब देना पड़ता कहाँ है ये पैसा, क्योंकि किसी के पास तो पैसा आया होता, है ना। जिसके पास पैसा आया होता उसे बताना पड़ता, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी चांस थे फ्रॉड के, अगर वो दोनों मिल जाए तो। खैर उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या है, नेक्स्ट मंथ में ये बंदा फिर आया। नेक्स्ट मंथ में इसने वापस से क्या करी, एंट्री रिपीट करी, मतलब उसने उतना ही माल उठाया, कैश में उठाया माल। यहाँ पे भी ये एंट्री आएगी और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, एंट्री डालेगा ये। अब होगा क्या यहाँ पे ना, बेसिकली जो ये वाली एंट्री है, जो सेकंड वाली एंट्री है, जो सेकंड वाली एंट्री है, वो ये तो डालेगा ये एंट्री। ये जो अकाउंटेंट है जो कैश पे हैंडल कर रहा है, ये किसके लिए डाल रहा है कि जो अभी सेल हुई है वो उधार वाली सेल हुई है। कौन सी सेल हुई है? उधार वाली सेल हुई है। लेकिन ये जो ऊपर वाली जो एंट्री डालेगा ना, इसको थोड़ा ऐसे नहीं डालेगा, ये इसको एडजस्ट करके डालेगा। मतलब जो आज पैसा आया है ना, जो आज पैसा आया है, वो उसको ऐसे शो करेगा कि ये पिछले महीने वाला पैसा आया है, क्योंकि पिछले महीने वाला पैसा उसने क्या एंट्री डाली थी, यहाँ पे देखो ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डाली थी। तो ये बोलेगा कि इसका कैश क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है ना। तो ये एंट्री जब पिछली बार थी, तो ये इसने पिछली बार एंट्री होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन डाली ये थी। लेकिन इस बार ये दो एंट्री पता कैसे डालेगा, एक तो ये वाली एंट्री डालेगा यहाँ पे, इसका सेटलमेंट कैसे क्या डालेगा, ये जो मैंने बोला ना यहाँ पे, ये इसको हटा करके आप ऐसे लिखो यहाँ पे, बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उससे पिछले महीने का पैसा आ गया 20 लाख, शेष और नो। और इस महीने की जो सेल हुई है वो वापस से उधारी डाल दी। बच्चों 20 लाख रुपए इसके पास चलते हो गए। जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा ना, जब तक इसका चेकिंग नहीं होगी, इसके खातों की चेकिंग नहीं होगी, ऑडिट नहीं होगा, हर महीने मतलब पूरे साल भर इसके पास कितने रुपए चलते हो गए? 20 लाख रुपए। समझ में आ रही है? 20 लाख रुपए का ब्याज खाएगा ये। बच्चे अगर एफडी भी करा दी ना सेफर साइड पे, अगर एफडी भी करा दी 20 लाख रुपए की, तो 6-7% का, 5% का तो मिल ही जाएगा। हाँ बोलो ना। यानी कि साल के 1 लाख रुपए तो ये उससे बना लेगा। और अगर कोई इधर उधर चलाएगा ये पैसा, तो उससे और भी अच्छा क्या कर सकता है, कमा सकता है। कंपनी को तो नुकसान हो रहा है ना। हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा, अब ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में मैं इतनी कहानी क्यों सुना, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि भैया ये बिल्कुल हम तो फाइनेंस में घुस गए, कि फाइनेंस में जो फ्रॉड होते हैं फ्रॉड को कैसे करते हैं और फिर कैसे पकड़ते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ पहले आपको, फिर बताता हूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ।
टीमिंग एंड लेडिंग का मतलब होता है कि आज जो हमारे पास क्या आई, पेमेंट आई, है ना, जो आज हमारे पास क्या आई, पेमेंट आई, उसको हम आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको एक टाइम पीरियड के बाद रिकॉर्ड करेंगे और ये कार्यक्रम कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा और अच्छे से देख के आना टीमिंग एंड लेडिंग क्या होता है, कल मैं आपसे पूछूंगा फिर, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया। अभी जब आप पढ़ोगे ना, कहीं से भी पढ़ोगे टीमिंग एंड लेडिंग क्या होती है, TEEMINGLADING, टीमिंग एंड लेडिंग, ठीक है। तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ यहाँ पे आपको, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे अकाउंटिंग का काम और कैश हैंडलिंग का काम एक बंदे को आ गया, एक बंदे को मिल गया, तो क्या बताओ ये सही है या नहीं है, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं। अपने को क्या करना है, अकाउंटिंग का काम अलग रखना है, अलग डिपार्टमेंट को देना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, और जो कैश हैंडल करने का काम है वो, हाँ, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को देना है। और बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। छोटी कंपनीज में तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे भी फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो अकाउंटिंग का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में डालो, अकाउंटिंग का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में डालो, और कैश हैंडलिंग का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्रुपिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मतलब जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है ना, एक जैसी जो एक्टिविटी है, जैसे मैंने इसके केस में बोला था, परचेजिंग के केस में, कि मेरे को फैब्रिक परचेज करना है, मेरे को बटन परचेज करनी है, मेरे को थ्रेड परचेज करना है, तो मेरे को वो टेप परचेज करनी है जो इसके अंदर लगती है। बेसिकली है तो परचेजिंग ही ना, तो सिमिलर एक्टिविटी है, तो वो मैंने कहाँ पे डाली सारी एक्टिविटी, बोलो, परचेज डिपार्टमेंट में। अगर मेरे को सेल करनी है और मार्केटिंग करना है, मतलब एडवर्टीजमेंट करना है और सेल्स करनी है, तो सेल्स वाली एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगी, मार्केटिंग वाली मार्केटिंग में। बात समझ में आ रही है, ये होती है ग्रुपिंग। क्या होती है, ग्रुपिंग। कोई डाउट है क्या आपको, आगे चले, किसी को अभी तक कुछ पूछना है? फाइनली मैंने आपको एक लाइन भी नहीं पढ़ाई अभी तक, ठीक है। ये समझोगे ना, लेकिन आगे ना इसका इतना हेल्प मिलेगा आपको कि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये भी बताया मैंने कि अगर ग्रुपिंग नहीं करते हम एक्टिविटीज की, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, जहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है। फिर जिस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली उन्हें क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने से पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज होती है, ग्रुपिंग करने से पहले डिवीजन होता है। क्या होता है भाई, पहले तो हमें ये देखा कि हम भाई हमें ये प्रोडक्ट बेचना है। अब इस प्रोडक्ट को करने के लिए, बेचने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी, मतलब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उन्हें डिवाइड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। तो काम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगा करके क्या करते हैं, हम डिवाइडेशन करते हैं। जब हमने डिवाइड कर लिया, तो फिर जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है ना बच्चों, उन्हें एक एक डिपार्टमेंट में डालते हैं। अच्छा, ये सेल्स के रिगार्डिंग एक्टिविटी है, सेल के कंटेक्स्ट में एक्टिविटी, चल सेल डिपार्टमेंट में। ये परचेज के रिगार्डिंग एक्टिविटी है, चल परचेज डिपार्टमेंट में। ये कैश हैंडलिंग को लेकर के एक्टिविटी है आरुषि, चलो किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हाँ बोलो ना, ये अकाउंटिंग को लेकर के एक्टिविटी, यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है, चल किसमें, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। लोगों को हायर करना है क्या, चल अकाउंटिंग, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, HR डिपार्टमेंट में। लोगों को हायर करना है तो चल HR डिपार्टमेंट में। लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो, लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो ये भी कौन ही अरेंज करेगा, HR डिपार्टमेंट। कौन करेगा, अभी तुम्हें यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होगा ऐसे कि क्या लोगों को हायर करना और फिर उन्हें ट्रेनिंग देना, ये स्टाफिंग का ही पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है, स्टाफिंग, है ना। बात समझ में आ रही है, एक जैसी, जो एक जैसी, मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल हूबहू वही एक्टिविटी, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है, उन्हें हम किस में ग्रुपिंग करेंगे, उनकी एक डिपार्टमेंट में। फाइनली ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, लिखा नहीं है लेकिन डिवाइड करते हैं। नीचे देखना ना, नीचे ये देखो, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन करते हैं और साथ में क्या करते हैं, डिवीजन। ऊपर डेफिनेशन में नहीं लिखा। हाँ, देन क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइज। डिपार्टमेंटलाइजेशन को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। और कुछ नहीं है बच्चों, जो प्रोसेस है ना, नीचे जो प्रोसेस है, प्रोसेस की जो हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग्स को कंबाइन करके इसने क्या बनाई है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। और ये सबसे आसान है, तभी मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। जो सबसे फर्स्ट वाली है ना, वो सबसे टिपिकल है। वो आज तो मैं करा ही नहीं पाऊंगा, कल करा पाऊंगा आपको, ठीक है ना, बिकॉज आज तो हम इसको समझ ले, वही बहुत है हमारे लिए। Organizing is the process of identifying and grouping the activities of the enterprise and assigning each group to a manager.
काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया और फिर उनकी ग्रुपिंग की। क्या ग्रुपिंग करना ही काफी है केवल? अरे वो जो डिपार्टमेंट, वो जो फंक्शन बनाया, उसे किसी को सौंपना भी तो पड़ेगा आपको, है ना? किसी को रेस्पॉन्सिबल भी तो ठहराना पड़ेगा ना कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे की है। हाँ बोलो ना। जैसे मतलब ऐसे बोल रहा है, असाइनिंग ईच ग्रुप, ग्रुप का मतलब है फंक्शन, ठीक है ना, टू अ मैनेजर, एक एक फंक्शन, हर एक फंक्शन हम एक एक बंदे को देंगे। जैसे कि परचेज मैनेजर, परचेजिंग का काम किसको देंगे? परचेजिंग फंक्शन, परचेज मैनेजर को। सेल्स वाला, ऐसे सारे के सारे फंक्शन, ठीक है ना, विद द नेसेसरी अथॉरिटी। साथ में उन्हें क्या भी देंगे? अथॉरिटी देंगे, बाय कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बोलो ना। अगर अथॉरिटी हमने उसे ज्यादा दे दी तो मिसयूज कर लेगा, और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी तो ओवरबर्डन हो जाएगा। तो जितना काम है उसके अकॉर्डिंग उसे हम क्या देंगे? अथॉरिटी देंगे, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है ना। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, इसका मतलब है कि हम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे। क्या करेंगे? नहीं समझ में है, वापस से समझो। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्या करते हैं? काम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन डिवाइड करते हैं, फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद हर एक फंक्शन को एक मैनेजर को क्या करते हैं? असाइन करते हैं, है ना। और असाइन जब हम करते हैं तो उसे मतलब जब असाइन किया, देखो असाइन करने में वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा है, लेकिन असाइन का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे? रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने उसे क्या दे दी? और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो साथ में क्या भी देनी पड़ेगी आगे? नेसेसरी, जितनी जरूरी है उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी क्या बोल रहा हूँ? अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, यानी कि अब हमने ना उन्हें काम दे दिया। क्या दे दिया? काम दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब वो जो हमने उन्हें काम दिया, लेकिन वो काम करके किसको रिपोर्ट करेंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा। और जैसे मैंने ये बोला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात हो रही है, कि परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी सब बंदे अपना अपना काम करेंगे ना, ये बंदे अपना काम करके रिपोर्ट करेंगे किसको? सीईओ को। किसको? सीईओ को, टॉप लेवल को। तो हम ये बताएंगे यहाँ पे कि भाई तेरे को ये काम करना है और तेरे को ये काम करके इसको रिपोर्ट देनी है। बात समझ में आ रही है? एक बार ही पढ़ो, उसके बाद मैं वापस से बस इसे कंक्लूड कर रहा हूँ, जस्ट एक काम कर लो। हाँ जी, समझ में आएगा आपको? वापस से बोल दो जल्दी से। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड, चलो ग्रुपिंग बोल दो, आइडेंटिफिकेशन को हम बाद में कवर कर लेंगे पूरा, डिवीजन भी मतलब उसमें। वापस से, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज of the enterprise and assigning each group to a manager with necessary authority and establishing authority relations among them, establishing authority relation among them, उनमें अथॉरिटी रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, या ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है ना। ये इसको और भी अच्छे से बताऊं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो बंदा काम परफॉर्म करेगा वो काम परफॉर्म करके किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। और बहुत सही शब्दों में बोलूं तो ऐसे बोलो कि कौन किससे काम रिसीव करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा काम करके।
बिकॉज अल्टीमेटली अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। मतलब जवाब किससे लेंगे हम? हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी बच्चों ने और क्या भी दे दी, अथॉरिटी भी। फाइनली ये जो शब्द है, जो लास्ट वाले शब्द है, पता क्या है ये किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आंसरेबिलिटी को। किसको? देखो अथॉरिटी होती है पावर, वो हमने दे दी। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी, वो हमने उन्हें दे दी ड्यूटी भी। लेकिन अभी हमने अथॉरिटी भी दी और ड्यूटी भी दी, लेकिन अभी ये भी तो चेक करना है ना हमें। क्या चेक करना है? कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। फाइनली उनसे जवाब भी तो मांगना है ना, तो वो होती है आंसरेबिलिटी। और वो किससे आएगी बच्चों? एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन अमंग देम। ठीक है ना, कि भाई तुम्हें किससे काम रिसीव करना है और किसको तुम्हें रिपोर्ट करना है। आई होप समझा होगा आपको। आज इतना ही रखे क्या? एक क्लास में मैंने आपको एक ही डेफिनेशन बताई, पहले ही बोल दिया था मैंने आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पे जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चों में साथ में आपको ना ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस भी आपको समझा चुका हूँ। एक बार अगर आप नजर मारोगे ना तो देख लो, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, या इसे डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। मतलब डिपार्टमेंट्स बनाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। और उसी को सिंपली क्या बोलो आप इंग्लिश में? ग्रुपिंग ऑफ वर्क। तभी तो डिपार्टमेंट बनेंगे। और ग्रुपिंग कैसी होती है? अनरिलेटेड एक्टिविटीज होती है, रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। अच्छा, एक सवाल अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बोली थी जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा था। एक कॉन्सेप्ट आपने लिखा भी होगा, आपके नोट्स में देखना, वहां पे ऐसा लिखा होगा आपने कोऑर्डिनेशन में कि लिंक विद चैप्टर 5 और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऐसा करके लिखा होगा आपने। वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे बच्चों हम कि हाँ, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसको किसको क्या करता है, किसकी ग्रुपिंग करता है, रिलेटेड एक्टिविटीज की या अनरिलेटेड एक्टिविटीज की? रिलेटेड की अनरिलेटेड की? अनरिलेटेड एक्टिविटीज को वो क्या करता है? ग्रुप करता है। ठीक है ना, हाँ, ये यूनिफाई करता है। क्या करता है? यूनिफाई करता है अनरिलेटेड एक्टिविटी को। किसको? कोऑर्डिनेशन बच्चों अनरिलेटेड को कैसे करता है? हमें परचेज डिपार्टमेंट ने किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है? प्रोडक्शन के साथ। परचेज अलग है, प्रोडक्शन अलग है, तो ये रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? अनरिलेटेड है। लेकिन जब हम बच्चों डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं ना, एग्जाम में से केस स्टडी आती है, कई बार पूछी सीबीएसई ने कि कौन बताओ अनरिलेटेड एक्टिविटी को यूनिफाई करता है, तो उसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। लेकिन एक सवाल और पूछता है वो कि ये बताओ कि रिलेटेड एक्टिविटी को ग्रुप कौन करता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ, तो उसका आंसर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। बच्चे को समझ में नहीं आता, वो कोऑर्डिनेशन की जगह किसको ठोकता है? डिपार्टमेंटेशन को। डिपार्टमेंटेशन की जगह किसको ठोकता है? कोऑर्डिनेशन को। जबकि क्या है, फर्क किस चीज का है? एक है रिलेटेड और एक है अनरिलेटेड। रिलेटेड एक्टिविटी जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है उनको, मतलब उनसे डील कौन करता है? डिपार्टमेंटेशन। और जो अनरिलेटेड एक्टिविटीज है, अलग अलग है जो, है ना, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, है ना, इन सबको अलाइन करता है क्या? कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। आपको समझ में आया क्या? तो देखो डिपार्टमेंटेशन हो गया यहाँ पे। थर्ड क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और चौथा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किससे काम लेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना, कल देखेंगे। कल शायद मैं आपको, शायद, पक्का नहीं बोलता, शायद यहाँ तक करा दूं, बिकॉज प्रोसेस में तो कुछ नहीं है। वापस से बोल रहा हूँ बच्चों, है ना, थर्ड बुलेट को पढ़ाने में आज टाइम लगा है, और भी जो टाइम जाएगा फर्स्ट को और सेकंड को समझाने में जाएगा। प्रोसेस में कुछ नहीं है, प्रोसेस तो क्रैक कर चुके हैं हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करेंगे।